A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। तो यार आज हम करने वाले हैं सॉइल चैप्टर। सॉइल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने इंडिया की सॉइल्स भी पढ़नी है और वर्ल्ड लेवल पे एक होता है USDA, दोनों की सॉइल्स आपको पढ़नी है, तभी आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ PYQ भी करवाऊंगा जो आपको समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे आते हैं। देखते हैं जरा भाई सॉइल होती क्या है। भैया जो सॉइल होता है वो एक मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस का। पर इस सॉइल के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला मिनरल मैटर, ठीक है, और मिनरल मैटर में ये सैंड, क्ले और सिल पार्टिकल में होते हैं मिनरल्स। ठीक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेड डिके, लीव्स, फ्लावर, डेड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, ये होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब होता है वाटर एंड एयर। पानी तो आपको पता है कि वाटर होता है सॉइल के अंदर, पर आपको शायद ये नहीं पता होगा कि सॉइल में एयर भी पास होता है। सॉइल में एयर भी पास होता है। अगर एयर पास ना हो तो जो सोचो बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो एयर भी होता है। इसके बाद जो सॉइल की साइंस होती है उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी, और इसके साइंटिस्ट को कहता है पेडोलॉजिस्ट। क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो सॉइल की लेयर्स होती है उसको हम कहते हैं होराइजन। ठीक है, अब इस होराइजन को एक ना कॉमन नेम्स दिए गए हैं। जैसे जो सबसे नीचे वाली होराइजन होती है उसे कहते हैं बेडरॉक और उसे सिंबलाइज करा जाता है R से। क्लियर है। उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो है सबस्ट्रेटम और उसे सिंबलाइज करा जाता है C से। उसके बाद आता है सबसॉइल और उसे सिंबलाइज करा जाता है B, एंड सरफेस को A, और जहां पर प्लांट उगते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक O। क्लियर है। नाउ अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसको हम कहेंगे O होराइजन, ठीक है, और सेम में अगर नीचे जाएंगे तो उसके नाम बढ़ते जाएंगे ABCR। क्या है कहानी, समझते हैं। जो O होराइजन होती है जहां पर हमारे प्लांट उगते हैं वो होराइजन होती है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे डेड डिके प्लांट एंड एनिमल। और ये डेड डिके प्लांट एनिमल किस में कन्वर्ट होते हैं, ह्यूमस में। क्लियर है। इसके बाद आता है A होराइजन। अब जब डेड डिके प्लांट एंड एनिमल हैं उस टाइम बाद उन डेड डिके प्लांट एनिमल से मिनरल्स आ जाएंगे। वो मिनरल्स आपके नीचे वाली लेयर पे पहुंच जाते हैं, वो है A होराइजन। ठीक है ना। और उस वाली लेयर में आपके मिनरल्स भी होते हैं और आपका ह्यूमस भी होता है। दोबारा बोल रहा हूं, O होराइजन में आपका ऑर्गेनिक मैटर और खाली ह्यूमस होता है, और A होराइजन पे आपके मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है। जो A होराइजन होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और काफी पोरस होती है। क्लियर है। सॉफ्ट पोरस क्यों होती है, जिससे इसमें वाटर एयर अंदर जा सके। क्लियर है। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा होगा भैया बारिश होने के बाद मिट्टी के अंदर पानी अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि पोरस, क्योंकि उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से उसमें पानी अंदर चला जाता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आते हैं A होराइजन। A होराइजन के अंदर जो चीज मिलती है वो मिलती है हाउस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कभी मुर्गे को या किसी ऐसे को जो कीड़े खाता हो उसको देखना, किसी भी पक्षी को, वो क्या करता है अपने पंजे से एक लेयर को हटाता है, और जब ये हटाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म, जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सब बाहर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और तो आप ध्यान रखना कि A होराइजन में आपके हाउस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं B होराइजन पे। देखो O और A काफी ज्यादा आपकी फर्टाइल होती है। ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी प्लांट की रूट्स होती हैं वो आपको यहीं दिखती हैं। B होराइजन में आपकी जो रूट्स होती है वो दिखनी कम हो जाती हैं, और अब आपका लेस ह्यूमस सब्सटेंस यहां पर आ जाता है। क्लियर है। लेस ह्यूमस आ जाता है, और यहां पर जो वाटर होल्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यहां से ही आपका जो होता है ना ग्राउंड वाटर बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसमें पानी अब नीचे नहीं जा सकता। ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, काफी हार्ड होती है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। चलिए अब अगली आती है होराइजन C होराइजन। इससे हम कह देते हैं वेदर रॉक पार्टिकल्स। वेदर रॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको सॉइल भी मिलेगी और आपको रॉक्स भी मिलेंगे। काफी टूटे फूटे आधे अधूरे रॉक्स मिलेंगे। जब आपने कभी घर बनवाया हो तो आपने ये लेयर देखी भी होगी, आई एम श्योर। इसे कहते हैं C होराइजन। लास्ट होराइजन जो आपकी होती है वो होती है आपकी बेड रॉक होराइजन। ठीक है ना। अनवेदर्ड मतलब प्रॉपर आपको चट्टाने मिलेंगी। ठीक है ना। प्रॉपर चट्टाने आपको मिलती है यहाँ पर, इसे कहते हैं बेड रॉक होराइजन। ठीक है। ये सारी होराइजन आपकी होती है। नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा लास्ट में एक समराइजेशन कर लेते हैं। तो पहली लेयर का नाम है O होराइजन, ऑर्गेनिक लेयर। A होराइजन जो कि टॉप सॉइल वाली लेयर है। B होराइजन सबसॉइल। C होराइजन वेदर रॉक, एंड R होराइजन इज बेड रॉक लेयर। क्लियर है।
इसमें ये आपकी चीजें मिलती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। नाउ अब एक चीज है जो आपको समझनी है, एक वर्ड होता है लीचिंग। लीचिंग होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। पानी है भाई, बारिश हुई, पानी यहां पर पड़ा, कल क्लियर है, पर कुछ टाइम बाद नीचे जा रहा है, तो पानी जो नीचे जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। या कोई न्यूट्रिएंट्स भी अगर नीचे जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, लीचिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो सोचो एक सॉइल है आपकी, ऐसी लेयर है, ध्यान सुनना, ऐसी लेयर है और इसमें पानी जो था वो भी नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, वो भी नीचे आ गए। तो मुझे बताओ जो ऊपर वाली लेयर होगी क्या ये फर्टाइल रहेगी? दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाली लेयर में जो पानी था और जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सब के सब नीचे आ गए, इस वाली लेयर में आ गए, और यहां पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या ये लेयर फर्टाइल रहेगी? नहीं, इनफर्टाइल। तो अगर एक्सेसिव मतलब, हाँ शायद दोबारा बोलता हूं, एक्सेसिव लीचिंग होती है, बहुत ज्यादा लीचिंग हो जाती है, तो सॉइल क्या बन जाती है? इनफर्टाइल बन जाती है। क्लियर है? नाउ एक बात तो समझते हैं कि सॉइल बनती कैसे। देखो सॉइल बनने के ना दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जो रॉक होती है, ठीक है ना, उसमें सनलाइट, रेन, ठीक है ना, एंड विंड, तीनों टाइम के अकॉर्डिंग बार बार अटैक करती रहे, ठीक है। अगर तीनों अटैक कर रही हैं तो टाइम के साथ जो रॉक्स हो जाएगी वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगी और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे हम कहते हैं वेदरिंग। क्लियर है? दूसरी बात देखते हैं, एक तरीका होता है कि अगर मान लो ये एक रॉक है और इसमें कहीं छोटा सा क्रैक आ रखा है और इस क्रैक के अंदर पानी चला जाए, जब पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा? वो फ्रीज होगा। फ्रीज जब भी होता है पानी, ध्यान सुनना, जब भी पानी फ्रीज होता है तो पानी की प्रॉपर्टी होती है कि आइस एक्सपैंड करती है। क्या करती है? एक्सपैंड। तो जैसे ही आइस एक्सपैंड करेगी वो टूट जाएगी रॉक, और रॉक जब टूट जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने दो प्रोसेस समझ लिए, पहला है वेदरिंग, दूसरा वेदरिंग में आ जाता है वो वाला प्रोसेस जिसमें पानी अंदर चला जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइस के अंदर। क्लियर है? तीसरा होता है, यहां पर शायद नहीं दे रखा होगा, मैं आपको बताता हूं। तीसरा क्या होता है तरीका कि एक रॉक है, ठीक है, उस रॉक के अंदर एक फॉसिल अंदर रह गया, ठीक है ना, उस रॉक के अंदर क्या रह गया? एक फॉसिल अंदर रह गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर फॉसिल रह गया है तो उसे डिके तो होना होगा, डिके और डिकम्पोज। तो कौन डिके डिकम्पोज करेगा? बैक्टीरिया। तो इसके अंदर बैक्टीरिया भी आएंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया आ सकते हैं तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ पत्थरों पे हरे हरे रंग की कोई चादर सी बन जाती है, उसे हम कहते हैं एल्गी। एल्गी भी आ जाती है। तो और इसमें अर्थवॉर्म भी कई बार घुस जाते हैं। क्लियर है? और अगर आप पत्थर को हटा के देखो तो नीचे भी आपको कीड़े मिल जाएंगे। तो जब लिविंग थिंग्स इस पे अटैक करती हैं, चाहे एल्गी अटैक करें, चाहे बैक्टीरिया अटैक करें, तो इसकी वजह से भी रॉक टूटने लगती है और वो टाइम के अकॉर्डिंग सॉइल में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तीसरा तरीका सॉइल बनने का क्या है कि कोई भी चीज, एनिमल, एज फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक कुत्ता मार दिया, ठीक है ना, ये कुत्ता बहुत खतरनाक दिख रहा भाई, कोई बात नहीं, डॉग लिख देता हूं पहले। कुत्ता खतरनाक दिख रहा है, डॉग लिया मैंने, मार दिया। अब डॉग मैंने जब मार दिया तो वो डिके नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो कोई भी चीज डिके डिकम्पोज होती है, लास्ट में वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? सॉइल में। तो ये चार तरीके हैं जिससे सॉइल मेनली बनती है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड। नाउ अब जरा हम आगे चलते हैं। अब जरा नोटिस करो, सबको समराइज कर रहा हूं। मैंने आपको ओ पढ़ाया, ए पढ़ाया, बी पढ़ाया, सी पढ़ाया, आर पढ़ाया, ई पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। तो भैया लिख लो ना इसे। इसे कहते हैं एलिवेशन लेयर। एलिवेशन लेयर क्या होती है? ये एक ऐसी लेयर जहां पर सारे के सारे मिनरल्स सब कुछ एक जगह आके मतलब स्टोर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिवेशन लेयर। ध्यान रखना, ई से इसको हम डिनोट करते हैं। ओ और ए की नीचे थी, ओ वाली लेयर कौन सी हो गई? ये। ए वाली हो गई ये, और यहां पर आपके सारे के सारे न्यूट्रिशन आकर इकट्ठा हो गए हैं, तो हम उसे कहते हैं एलिवेशन लेयर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं सॉइल इंडिया की बात करते हैं। देखिए हमारे पास जितनी भी सॉइल है, चाहे एलुवियल सॉइल है, चाहे ब्लैक सॉइल है, चाहे लेटराइट सॉइल है, या जितनी भी सॉइल है, वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग सॉइल के चीज से बनी होती है। जैसे एक होती है सैंड सॉइल, ठीक है ना, सिल्ट, क्ले, लूम, इन सबके कॉम्बिनेशन से ये आपकी बनी हुई होती हैं एलुवियल, ब्लैक और लेटराइट सॉइल, ठीक है ना। अब
आपको ध्यान से समझना होगा कौन किससे बनी है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बात करूं सैंड की, ठीक है ना, तो सैंड आपका ये वाला होता है, ठीक, और जो आपकी लूमी सॉइल होती है वो आपकी ये वाली होती है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। नाउ अब आप नोटिस करना कि एक सॉइल तो आपकी प्रॉपर येलो ब्राउन रंग की दिख रही है। किसकी दिख रही है? येलो ब्राउन रंग की। और ये वाली जो सॉइल आपकी दिख रही है वो ब्लैकिश दिख रही है। नोटिस कर रहे हो आप? हाँ जी, देख रहे हो। तो इधर सोच के बताओ किसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो ज्यादा ब्लैक है उसमें होती है, करेक्ट। अब क्यों होती है जरा समझते हैं। जैसे सैंड की बात करूं, सैंड में जो होती है जगह बहुत ज्यादा होती है। सैंड में क्या होती है? जगह बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें ना पानी नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम की वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में, कि पानी नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। आप जैसे ही पानी डालते हो एकदम सारा का सारा पानी नीचे चले जाता है 2 सेकंड के अंदर, तो वो होता है सैंड की वजह से। दूसरा आता है सिल्ट। सिल्ट की खास बात क्या होती है? वो थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, आप देख रहे होंगे काफी पास पास है ये। तो कुछ पानी जो होता है वो इसी में जाके अटक जाता है। तो सैंड में पानी की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? 0%। सिल्ट में क्या है? इससे ज्यादा है, अराउंड 30%। क्लियर है? तो इसका भी एक बाप आता है, बाप ऑफ ऑल, उसे हम कहते हैं क्ले, ठीक है। आपने घर में घड़े बने हुए देखे होंगे। अब घड़े की खास बात क्या होती है कि जब आप इसमें पानी डालते हो तो गीला तो ये भी होता है, ऐसी बात तो नहीं है कि गीला नहीं होता, बिल्कुल गीला होता है। पर क्या इससे पानी भरा जाता है? नहीं। तो क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट नियर टू 100% हो जाती है। तो ये 3 है, मैं बात कर रहा हूं सैंड, सिल्ट और क्ले। तो अगर मैं बात करूं तो सैंड में 0% है, सिल्ट में अराउंड 30% के आसपास हो जाती है, और क्ले में ऑलमोस्ट 100% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। बट अगर मुझे फसल उगानी पड़ जाए तो क्या क्ले बहुत बढ़िया सॉइल है? नहीं, क्ले बहुत बढ़िया सॉइल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि क्ले के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्ले में कुछ पानी तो नीचे चला जाएगा पर मैक्सिमम पानी ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। तो रूट्स को पानी लिमिटेड मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा कहानी समझाते हैं। बढ़िया तरह की सॉइल वो होती है जो कि मिक्सचर होती है, कि उसमें थोड़ा सैंड हो, थोड़ा सिल्ट हो, थोड़ा क्ले हो, इन सब का मिक्सचर हो, और उसे कहते हैं हम लूम सॉइल या बोल देते हैं लूमी सॉइल, ठीक है ना। नाउ इसके खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, प्लस इसमें ना ह्यूमस होता है। ह्यूमस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हम कहते हैं खाद, क्या कहते हैं? खाद कह देते हैं, ठीक है ना, वो होता है। नाउ अब अगर आपसे एक सिंपल सवाल पूछा जाए कि आपके पास एक जगह लूमी सॉइल है और एक जगह सैंड वाली है, तो बताइए किसमें पौधा अच्छे से उगेगा? तो आंसर क्या होगा? लूमी सॉइल। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। नाउ एक बात और समझनी है आपको, अगर मैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में बात करूं तो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? क्ले की, उसके बाद सिल्ट की, और बीच में आता है लूमी, और लास्ट में आता है सैंडी। क्लियर है? नाउ अब आपको बात समझना पड़ेगा कि लूमी को इस ऑर्डर में क्यों रखा गया। ये डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा गया। लूमी को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 40% क्या है? आपका सैंड है, 40% सिल्ट है, और 20% क्ले है। क्लियर है? ये उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन है लूमी सॉइल का, जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जाता है। तो लूमी सॉइल जो होती है परफेक्ट सॉइल होती है, ये अपने अंदर पानी सोख भी सकती है, होल्ड भी कर सकती है, और पेड़ पौधे उगाने के लिए मिनरल्स भी रख सकती है अपने अंदर। क्लियर है? इसलिए इसे बेस्ट सॉइल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ इसके साइज की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कंकड़, पत्थर, ग्रेवल जिसे कहते हैं, उसका मिनिमम साइज छोटा सा 1 mm होता है, और वो उससे बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद आता है सैंड, जो कि होता है 0.05 से लेके 1 mm तक, ठीक। उसके बाद आता है सिल्ट, ये आपने खेतों में बहुत देखी होगी, इस तरह से हाथ में भी उठाया जा सकता है। और लास्ट आता है क्ले, जिससे हम घड़े बड़े बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड क्ले, ठीक है ना। ये साइज है जो आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए ये बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सॉइल फॉर्मेशन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के अंदर यहां पर आपके पास 5 फैक्टर ऐसे आते हैं जो सॉइल की डिपेंडेंसी को देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक ना रेड रंग की रॉक और एक ब्लैक रंग की रॉक। तो मुझे बताओ, जो रेड रंग की रॉक होती है अगर वो टूट जाए तो सॉइल कैसी बनेगी? रेड। सॉइल भी तो रेड ही बनेगी। और अगर ब्लैक रंग की रॉक हो तो सॉइल कैसी बनेगी? ब्लैक। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई हो। रेड रंग की रॉक हो तो सॉइल कैसी बनेगी? रेड। और ब्लैक रंग की रॉक हो तो सॉइल कैसी बनेगी? ब्लैक। बहुत ही सिंपल बात है। तो पेरेंट रॉक बहुत ज्यादा डिफाइन करती है सॉइल का टेक्सचर और कंपोजिशन होगा कैसा। टेक्सचर क्या होता है भाई? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी टेबल पे हाथ रखो
तो आप नोटिस करोगे टेबल बहुत स्मूथ है, पर अगर सड़क पे रखूं तो रोड कैसी मिलेगी आपको, खुदरी। तो टेक्सचर वो चीज बताता है आपको कि कोई चीज सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसी है, कंपोजिशन किस चीज से मिलके बना है, ठीक है ना। हर रॉक में अलग टाइप का मिनरल होता है, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखो, आपका जो रेड रॉक होता है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है, वही ब्लैक वाली में नहीं होता है, क्लियर है, बहुत ध्यान रखना है बात को। तो पेरेंट रॉक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे सॉइल के फॉर्मेशन की डिपेंडेंसी। दूसरा है क्लाइमेट। एक बात बताओ, एक जगह है राजस्थान और दूसरी जगह है आपका असम, ठीक है ना। असम में खास बात क्या है, रेन बहुत होती है, सन भी ठीक ठाक आता है और विंटर भी आपको देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर राजस्थान में सन बहुत ज्यादा है और सन की हॉटनेस ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस पे टच कर जाती है, और विंटर अगर होती है मतलब रात में होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस टच कर जाती है, और यहाँ पर रेन 0 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई सॉइल दोनों जगह छोड़ के जाऊंगा तो दोनों की सॉइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्या? बहुत आएगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर नो रेन है तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो अलग होगा, और जो असम वाली है उसमें टेक्सचर अलग होगा। तो क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि सॉइल होगी कैसी। आई होप मेरी बात बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ रही होगी। दो फैक्टर हमने बात करे, पहली बात पेरेंट रॉक, अगर पेरेंट रॉक रेड है तो सॉइल भी रेड है, ब्लैक है तो वो भी ब्लैक है। अगर मान लो एक जगह बारिश होती है तो सॉइल का टेक्सचर अलग होगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो सॉइल का टेक्सचर अलग होगा, क्लियर है। तो भैया क्लाइमेट पे भी बहुत चीज डिपेंड करते हैं। नाउ अगर मान लो असम वाली जगह है तो वहां पर एनिमल्स होंगे ज्यादा, लीव्स भी होंगी ज्यादा, तो वहां पर ह्यूमस ज्यादा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं कि वो वाली सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा, ठीक है ना, खाद कैसी होगी, वो बहुत डिफाइन करते हैं। वही रेगिस्तान में देखो, जानवर के नाम पे कैमल है, प्लांट के नाम पे कैक्टस है, तो ऐसे वहां पर खाद कुछ खास नहीं होगी, क्लियर है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर कम ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन करता है। अब बात करते हैं टोपोग्राफी की, जरा बात समझो भाई। अगर मान लो मैं ये माउंटेन लिखूं, ठीक है, माउंटेन बनाया मैंने, तो मैंने कहा कि माउंटेन पे सबसे बढ़िया सॉइल होगी कि आपकी जमीन पे सबसे बढ़िया सॉइल होगी? सर आप कहोगे जमीन पे सबसे बढ़िया सॉइल होगी। मैंने कहा एक और बात, ये नदी है, नदी के पास सबसे बढ़िया सॉइल होगी या जमीन पे सॉइल अच्छी होगी? सर नदी के पास ज्यादा अच्छी सॉइल होगी, ठीक है, फर्टाइल ज्यादा, बहुत ही फाइन प्यारी सॉइल आपकी नदी के पास वाले इलाके में होगी। तो जरा सोच के देखो, क्या जो फिजिकल फॉर्म है अर्थ की अलग अलग, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं रिवर है, क्या उससे सॉइल का टेक्सचर या उसकी फर्टिलिटी डिफाइन नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो जो चीज होती है कि जो फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ के, वो जब डिफाइन करते हैं कि सॉइल कैसी होगी, उसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। तो पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और चौथा टोपोग्राफी। लास्ट से टाइम, जरा नोटिस करो, मान लो आपने घर में ताला लगा दिया, ठीक है ना, घर में क्या लगा दिया? ताला, और घूमने चले गए, गोवा चले गए। आप गोवा गए और 1 महीने बाद आए, तो क्या आपको घर में मिट्टी नहीं मिलेगी, सैंड मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलेगी सर। पर क्या ऐसा होगा कि पौधे उग चुके होंगे बहुत सारे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। पर मैं कहता हूं इसी घर में आप 10 साल बाद आओ, कितने साल बाद? 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स आप आओ। तो जब आप 10 ईयर्स बाद आप यहाँ पर आओगे तो आपको मिट्टी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, और देखोगे घर के छोटी छोटी जगह में पेड़ पौधे उग गए, ठीक है ना। तो टाइम जो होता है ना, सॉइल की लेयरिंग बढ़ा देता है। जितने टाइम बाद आप किसी जगह पर आओगे और किसी चीज को अनडिस्टर्ब कर दोगे तो सॉइल की लेयर्स बन जाती हैं, और जब सॉइल की लेयर बन जाती हैं तो फिर प्लांट भी उगने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइम डिफाइन करता है वेल डेवलप्ड लेयर ऑफ सॉइल, ये जो सॉइल की लेयरिंग है वो कितनी अच्छी होगी, वो क्या डिफाइन करता है? टाइम डिफाइन करता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जरा। अब आता है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए, अच्छा ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो अभी हम जरा रिवाइज देते हैं कौन कौन से फैक्टर्स से सॉइल पे डिपेंड करा। एक तो था क्लाइमेट, मौसम, दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है पेरेंट मटेरियल, चौथा है आपका बायोटिक, ये कह लो प्लांट एंड एनिमल, बायोटिक एक्टिविटी है प्लांट एनिमल, और तीसरा है आपका टाइम, ठीक है ना, और पांचवा है आपका टाइम। तो 5 फैक्टर हैं जिसपे आपका फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब आते हैं इस वाली चीज पे। देखिए वैसे भी मैंने आपको बता दी है कि जो रॉक होती है, अगर रॉक रेड रंग की है तो सॉइल भी रेड बनती है, और सॉइल अगर रॉक अगर ब्लैक रंग की होती है तो ब्लैक सॉइल बनती है। रेड रंग की जो रॉक होती है उसको हम ग्रेनाइट रॉक कहते हैं, ठीक है ना।
ग्रेनाइट, ठीक है ना। और जो ब्लैक रंग की रॉक होती है उसे हम बसाल्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हमारी हो चुकी है। नाउ अब हम थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, जरा समझते हैं। देखिए, जब हमने लूमी सॉइल की बात की तो हमने कहा उसमें सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, ठीक है ना। जब हम सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो उसके सैंडी उसमें मैक्सिमम होता है, पर उसमें जो थोड़ा बहुत भी अगर पानी रखा जा सकता है या उसको फर्टाइल बनाया जा सकता है तो उसमें क्ले डाला जाता है अलग से, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल, ठीक है, क्ले की मात्रा नेचुरली भी हो सकती है, मतलब 10% की आसपास। ब्लैक सॉइल की बात करें, इसको हम लावा सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको बहुत मोटा मोटा बता रहा हूं जिससे मैं बार बार रिवाइज करा सकूं, तो आपको बता सकूं, ठीक है। अब आते हैं रेड सॉइल पर। रेड सॉइल जो होती है रेड इन कलर होती है और उसका मेन कारण क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। आई होप ये बात मैंने मोटी मोटी आपको बताई, आपको पता भी होगी पहले से, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। अभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में, काफी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले एक क्वेश्चन करके दिखाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी लेयर ऑफ पीट डेवलप इन सब आर्टिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट। अदर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि लो बैक्टीरियल एक्टिविटी देखी गई है कहां पर? पीट मतलब होता है जहां ह्यूमस डेवलप्ड हुआ है सब आर्टिक और टुंड्रा क्लाइमेट। सब आर्टिक और टुंड्रा क्लाइमेट होता है कोल्ड क्लाइमेट। इस जगह पर लो एक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है ना, बैक्टीरिया की। बिल्कुल बात सही है, ठंडी जगह है तो बैक्टीरिया बिल्कुल कम होंगे। अब रीजन बता रहा है, ह्यूमस एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जो सड़े गले जानवर होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और ठंड में जो बैक्टीरिया होता है, कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरिया स्लोली काम करता है, ठीक है ना। इस वजह से आपका ह्यूमस एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये है सी। आगे चलते हैं जरा। ओके, अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पे, ठीक है ना। पर ये वाला जो सॉइल वाला पार्ट है, चलो पहले मैं पढ़ा देता हूँ। अब इसमें ना आपकी जो सॉइल है, आपकी पूरे देश में 10 टाइप की सॉइल्स हैं पूरे इंडिया में, ठीक है ना। अब 10 टाइप की सॉइल्स को आपको समझना पड़ेगा। पहली आती है एलुवियल सॉइल, 43% एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है ना। अब 43% जो एलुवियल सॉइल आपकी होती है, उसमें आपका जो सबसे रिच पार्ट होता है एलुवियल सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, वो आता है पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये 3 चीजें उसमें सबसे ज्यादा होती हैं, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल बनाती हैं उसको। क्लियर है? दूसरी बात ये कि ये कहां पर मिलेगी? जहां पर भी कोई नदी है, जहां पर भी कोई नदी है या कोई स्ट्रीम ऑफ वाटर है, वहां पर आपको एलुवियल सॉइल हमेशा ही मिलेगी। क्लियर है? नाउ इसमें आपको ये बात पता होगा कि गेहूं उगाया जा सकता है, राइस उगाया जा सकता है, शुगर केन, दालें भी उगाई जा सकती हैं, और ऑयल सीड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फसलें हैं जो उगाई जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको बात ध्यान रखनी है, एक बात ये कि एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जो ओल्ड वाली जो एलुवियल सॉइल होती है उसे हम कहते हैं भांगर। क्या कहते हैं? भांगर। अबे पेन चलना पे, ये बेटा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना जरा, यहाँ से वो स्लाइड चली गई है। ओल्ड वाली सॉइल को हम क्या कहते हैं? भांगर सॉइल, ठीक है ना। और न्यू वाली को क्या कहते हैं हम? खादर सॉइल, ठीक है ना। अब ओल्ड और न्यू में ऐसा फर्क क्या होता है, अलग क्या होता है? देखो, जो आपकी ओल्ड वाली होती है उसमें क्या होता है? कंकड़ होता है, एक टाइप से काफी मोटा होता है वो, ठीक है ना। और जो न्यू वाली होती है, जो जैसे हम खादर कहते हैं, खादर वाली जो होती है काफी फाइन सॉइल होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फाइन सॉइल होती है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, एग्जाम में कंकड़ लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर लिखा होगा नोड्यूल्स। क्या लिखा आएगा? नोड्यूल्स, ठीक है ना, ध्यान रख। तो भांगर एंड खादर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं रेड सॉइल पे। रेड सॉइल हमारे देश में 18% आपको मिलती है, और ये जो आपको मिलती है बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक से मिलती है, ध्यान रखिए। और ये आपको ना, जो आपका मिड वाला एरिया है साउथ इंडिया का, यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखो, ये हर स्टेट का ना आउटस्कर्ट बैठेगा। ये आपका महाराष्ट्र आ गया, इसके आउटस्कर्ट में मिल गया। फिर आपका उड़ीसा वाला रीजन आ गया, यहां पर आपके आउटस्कर्ट में मिल गया। फिर आपका तमिलनाडु वाला रीजन आता है, उसके आउटस्कर्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो होता है आउटस्कर्ट में आता है नॉर्मली सभी स्टेट के, ठीक है। और यहां पर आपको रेड सॉइल मिलती है। कभी आप मध्य प्रदेश से गुजरते हुए आप जाना तो आपको ये रेड सॉइल जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा लाल रंग की होती है, कुछ खास काम की होती नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर तो इसमें ऑलमोस्ट 0 होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से
इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। क्लियर क्लियर है। और यहाँ पर ना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पर जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी टाइप का होता है कि आप उठाओगे तो एकदम रेत टाइप का आपको मिलेगा और रेत आपकी लाल रंग की होगी। ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है। बट क्या ये बिल्कुल भी काम में नहीं आती? इसे काम में लाया जा सकता है। जब इसे लाया जाता है ना तो इसमें ना मेनली जो फ्लावर वाला कल्चर है, फ्लावर वाला जो एग्रीकल्चर जिसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा करा जाता है। और इस फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है हॉर्टिकल्चर, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर, हनी, इन सबको उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हनी को उगाया जाता है, हनी को मतलब बनाया जाता है हनी बी के द्वारा। बट इस पूरे प्रोसेस को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इस कल्चर को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है ना, आई होप बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कहानी में हमारा आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का क्या सीन है? देखो, ब्लैक सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, पर ब्लैक सॉइल वहां मिलती है जहां पर आपका वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं पहले से। ठीक है ना, जैसे आपका डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट, स्पेशली वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, उस वाले एरिया में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल की खास बात क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो भैया इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और लाइम का कंटेंट काफी अच्छा होता है। ठीक है, और इसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर और डाल दिया जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का भी कंटेंट बढ़ जाता है। क्लियर है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्योंकि बहुत बढ़िया होती है, तो कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड और सीरियल तीनों बहुत बढ़िया फसलें आपकी बन सकती हैं। बहुत ही बढ़िया होती है, सुटेबल होती है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं डेजर्ट और एरिड सॉइल। देखिए, डेजर्ट एरिड सॉइल ऐसे इलाके जहां पर सूखापन पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही सूखा है। अब इसमें दो टाइप की आपकी सैंडी सॉइल होती है। एक तो आपकी बिल्कुल ही येलोइश रंग की होती है, ठीक है। दूसरी इसमें एक व्हाइटिश रंग भी आ जाता है अगर मान लो वहां पर कभी समुद्र रहा होगा। ठीक है ना, जैसे हमारा जो थार डेजर्ट है, कहा जाता है कि कभी यहाँ पर समुद्र रहा होगा, तो थार डेजर्ट के कुछ इलाकों में आपको सैंड के ऊपर व्हाइट रंग की एक लेयर देखने को मिलती है, वो होती है सॉल्ट की। ठीक है ना। तीसरा एक और होता है जो हमने अभी रेड सॉइल में पढ़ा था, ये रेड सॉइल भी सैंडी टाइप की हो सकती है, तो ये आपका सैंडी सॉइल होता है, या हमसे डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए यहां से हम जरा आगे चलते हैं ना। ओके, अब आते हैं आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। देखो, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड सॉइल इन द एग्जाम, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की खास बात क्या है कि वो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के जो इलाके हैं वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर खास बात क्या होती है कि इसमें ना आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर मात्रा बहुत कम होती है। जहां भी आपको लिखे कि नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत कम है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, ये वाली जो सॉइल है ये एक ऐसी जगह मिलती है आपको जहां पर रेनफॉल हाई होता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर लीचिंग होती है। मतलब ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर जितना भी पानी होता है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसमें लीचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है। और ये आपको उड़ीसा, कर्नाटक और केरला की बेल्ट में जाकर आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी जो प्रोमिनेंट एक आपको क्रॉप है वो है आपकी रबड़। क्लियर है, रबड़ बहुत ज्यादा उगाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो भैया जब हम बात करें लेटराइट सॉइल की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें रबड़ बहुत बड़ा, मतलब इंपॉर्टेंट एक प्लांट है जो आपके एग्जाम में हजार बार पूछा आता है। देखो, मैंने रबड़ की बात ना ही ब्लैक सॉइल में की, ना एलुवियल सॉइल में की, ना ही रेड सॉइल में की, ना डेजर्ट में की। किसमें बात की? सिर्फ और सिर्फ लेटराइट। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है ना। दूसरा आप ध्यान रखो, कॉफी और कैशू नट भी इसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल रहते हैं। टी तो नॉर्मली हम आप ब्लैक सॉइल के अंदर भी आप देख सकते हो, पर जो चीजें हैं जो आपकी लेटराइट सॉइल में आराम से उग सकती हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द एप्रिशिएबल अमाउंट इन द लेटराइट सॉइल। इनमें से कौन सी चीज आपको लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा मिलती है? तो जरा ध्यान से सोचो, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना, पर मैंने आपको ये तो पढ़ा है क्या नहीं मिलती। फॉस्फेट नहीं मिलती, पोटैश नहीं मिलती, नाइट्रोजन नहीं मिलती। ये सब कहां मिलता है? जहां पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई होता है। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई? गायब हो गई। राइट आंसर क्या बचा? कैल्शियम। अब कैल्शियम कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि ये वाली जो सॉइल है ये पहाड़ों के पास वाले इलाके में मिलती है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, जब रॉक्स गिरते हैं और इन रॉक्स में अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो ये कैल्शियम इसमें आ जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर लिखा होता है कि कैल्शियम भी आपको कम मात्रा में लेटराइट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। एक और सवाल इसका बनता है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखिएगा। वो ये कहता है कि सॉइल हैविंग, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात,
सॉइल हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम के कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है, और जो पीएच लेवल है वो भी हाई बैठ रहा है, अराउंड 7 के आसपास बैठ रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो एक बेसिक सॉइल है। मैंने बात आपकी मान ली। दूसरी बात इसने कहा है कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो डेवलप होती है डेक्कन वाले एरिया में, जहां पर लावा कभी हुआ करता था, ठीक है ना, अंडर द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। क्या ये बात सही है यार? ये बात भी मुझे सही लग रही है, ठीक है ना। अब तीसरी वाली बात कर रहा है कि लेटराइट सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप वेदर लेयर फ्रॉम विच अ सिलिका हैज बीन लीच। देखो, आपको मैंने बताया था कि जो आपकी लेटराइट सॉइल होती है उसमें लीचिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो लीचिंग होती है उसमें सिलिका की भी लीचिंग होती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं एज अ कंसेप्ट। जरा देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस पूरे इस पैराग्राफ में ध्यान रखना कि अगर इसमें रॉक मिलती है आपको लेटराइट सॉइल में, तो आपको बसाल्ट वाली रॉक मिलती है, ठीक है ना, और दूसरी होती है आयरन रिच रॉक। ठीक, इसमें जब लीचिंग का प्रोसेस होता है तो उस वक्त हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल हो रही होती है। जब लीचिंग होती है तो इसमें सिलिका कंटेंट नीचे अंदर चला जाता है और पानी में मिलके चला जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से लिविंग बिहाइंड द रेसिड्यू ऑफ रिच आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और लेटराइट सॉइल में ऊपर की तरफ जो सिर्फ रह जाता है वो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाता है, और बाकी सारी चीजें नीचे पहुंच जाती है, जिसमें से एक चीज आपकी क्या है, सिलिका। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब यहां पर आपको तीनों ही स्टेटमेंट सही मिल रही है और डी इज द राइट आंसर। और ये अगर आप देखेंगे तो एनडीए 2024 के क्वेश्चन पेपर से मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। आगे चलते हैं जरा हम, आपके पास अगर हम एल्कलाइन सॉइल की बात करें, मतलब जो सॉइल बेसिक इन नेचर होती है, वो कौन कौन सी सॉइल है। पहली सॉइल है सोडिक सॉइल, ठीक है। सोडिक सॉइल में सोडियम आयन की कंटेंट काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें आपका बेसिक नेचर आपको मिलता है। दूसरा होता है कैल्सरस सॉइल, कैल्सरस सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो आपको एल्कलाइन नेचर होता है। दूसरा है सोलिड्स सॉइल, सोलिड्स में भी आप देखिए ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा आपको हाई मिलता है, इसलिए वो अगेन बेसिक होती है। तीसरा देखिए ब्लैक एल्कली सॉइल, ठीक है ना, अगर आप देखें तो ब्लैक सॉइल के बीच में एल्कली वर्ड डाल दिया गया है, इसका मतलब ब्लैक कलर तो सॉइल का रहता ही रहता है, उसमें आपकी मतलब बेसिक नेचर आ जाती है बिकॉज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, Na2CO3 के कारण यहां पर आपकी बेसिक नेचर आ जाता है, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल के अंदर। अब आता है ऊसर सॉइल। ऊसर सॉइल क्या होती है, एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल को कहते हैं जब इसके अंदर बेसिक कंटेंट आ जाता है, बेसिक नेचर आता है। नॉर्मली एलुवियल सॉइल आपकी बेसिक नेचर नहीं होती है, आपकी उसका नेचर बेसिक आपका नहीं होता है, पर जैसे ही उसमें कुछ बेसिक चीज आ जाती है, जैसे कि सैलिनिटी नमक आ जाता है या सोडियम कार्बोनेट आ जाता है, तो भैया आपका इसमें बेसिक नेचर आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना ऊसर सॉइल एलुवियल सॉइल को ही कहा जाता है, ऊसर सॉइल एलुवियल सॉइल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब जरा थोड़ी बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैल्सरस सॉइल दिखती कैसी है, कैल्सरस सॉइल आपकी ऐसी दिखती है, ठीक है ना। कैल्सरस सॉइल आपकी ना बेसिकली कंकड़ वाली सॉइल को कहा जाता है, ठीक है ना, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। और अगर दुनिया के लेवल पे देखें तो इसे हम कैल्सी सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सी सोल, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। आउटस्कर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब फसल अगर आप याद करना चाहे कर लीजिए, मिलेट, बार्ले एंड पल्सेस यहाँ पर मेनली उगाई जाती है, बट अगर आपको ना भी याद हो चल जाएगा, पर ये बात जरूर याद रखनी है कि कैल्सरस सॉइल का जो दूसरा कॉमन नेम है वो है कंकड़ सॉइल, ठीक है ना, ध्यान रखनी है, और वर्ल्ड लेवल पे कैल्सी सोल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सोलिड्स। सोलिड्स में आपने जो भी दो सॉइल नहीं पढ़ी थी, ब्लैक एल्कली सॉइल और दूसरी पढ़ी थी सोडिक सॉइल, ये इसके बाप है, समझ रहे हो कि अगर हम सोलिड सॉइल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर दो सॉइल आती है, ब्लैक एल्कली सॉइल एंड सोडिक सॉइल, ये इसके कॉमन नेम है जिसके नाम से हिंदुस्तान में जानी जाती है, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये रशिया, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल एशिया में भी देखने को मिलती है, क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि इसमें सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो सॉल्ट कंटेंट वाली सॉइल जो होती है उसको कैसे मतलब यूज करते हैं। सॉल्ट कंटेंट वाली जो सॉइल होती है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आई थिंक इक्वेशन होनी भी चाहिए। सॉल्ट कंटेंट वाली जो सॉइल होती है उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम डाल देते हैं, और जो कैल्शियम के साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देती है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल के लिए मिनरल का काम करता है,
और फिर ये जो सॉइल होती है ये आपकी यूजेबल हो जाती है, ठीक है ना। और यही सेम चीज आपकी सलाइन सॉइल में कर जाती है। अब मैंने आपको इक्वेशन भी, अगर आप ध्यान से सोचो, मैंने आपको सलाइन सॉइल के अंदर ही दिखाई, ध्यान सुनो। सलाइन सॉइल क्या है? ऐसी मिट्टी जिसपे नमक बहुत बुरी तरह से चढ़ा हुआ हो, ऐसी मिट्टी जिसमें नमक पूरी तरह से चढ़ा हुआ हो। तो इसको यूज करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप कैल्शियम डाल दो और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो तो काम चल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इसकी प्लोइंग कर दो, समझ लो। इसको आप वो लो, आप क्या नाम है उसका, ट्रैक्टर, और इसे जोत डालो। अगर आप इसे जोत डालोगे तो जो ये सॉल्ट वाला सॉइल है वो नीचे चला जाएगा और जो सही वाली सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सॉइल बढ़िया हो जाएगी यूज करने लायक, ठीक है ना। तो जो इस सॉइल को ठीक करने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिक्लेमेशन। क्या कहते हैं? रिक्लेमेशन। दो तरह से आप कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप जिप्सम डाल दो, दूसरा तरीका क्या है, प्लोइंग कर लो, ठीक है ना। दोनों तरह से आप इस फील्ड को ठीक कर सकते हो। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब आते हैं प्लेटी एंड मार्शी सॉइल। प्लेटी मार्शी सॉइल की खास बात देखो कि इसमें पानी ऊपर तैरता हुआ रहता है। तो इसमें सबसे बढ़िया फसल कौन सी होगी? राइस एंड जूट। सबसे बढ़िया फसल है राइस एंड जूट, और ये उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला में बहुत ज्यादा उगाई जाती है इसी कारण से, ठीक है ना, कि पानी ऊपर इसमें तैरता रहता है। नाउ जहां पर भी ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है, दोबारा बोल रहा हूं, जहां पर भी ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है उसमें हम सॉइल को कह देते हैं एसिडिक इन नेचर। जहां पर भी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट आपको कम मिलेगा, ज्यादातर वो आपको बेसिक इन नेचर मिलेंगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है? ओके, नाउ यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कमाल की सॉइल होती है, और ये ना जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल किया। जब आदिवासी ने इसका इस्तेमाल किया तो वहां से ना सबसे ज्यादा हमें जो मिली वो मिले स्पाइसेस। आप हमेशा देखना फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ही आपको स्पाइसेस मिलेंगे। और फॉरेस्ट सॉइल, ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? एक्चुअली जहां भी पहाड़ होते हैं उसके नीचे वाली एरिया में आपके ना फॉरेस्ट उग जाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट उग जाते हैं। और जो ये फॉरेस्ट उग जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स भी होते हैं, और ये एनिमल्स क्या होते हैं, डेड एंड डिके होके गिरना शुरू होते हैं, पत्तियां वत्तियां, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी सॉइल बननी शुरू हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। और ये वाली सॉइल आपकी हिमालय के एरिया में और वेस्टर्न घाट वाले में मिलती है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, जब यहाँ पर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यहाँ पर किस रॉक की सॉइल बनी होगी? ऑब्वियसली जो आपकी वॉल्केनिक रॉक्स होंगी उससे आपकी यहाँ पर सॉइल बनी होगी। और उसके बाद जब यहाँ पर जीव आ गए तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई हो गया। और ऑर्गेनिक मैटर हाई होने का मतलब क्या होता है? एनपीपी। याद है क्या एनपीपी? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा होगा एंड पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा। जहां भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है वहां ये तीन चीजें सबसे ज्यादा होती है। आई होप क्लियर है। अब आते हैं माउंटेन सॉइल पे। माउंटेन सॉइल बहुत ही बढ़िया है अगर आपको फ्रूट्स उगाने हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाई द माउंटेन सॉइल इज गुड फॉर द फ्रूट्स। इसके चार कारण है। पहली बात, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो काफी हाई होता है, मतलब एनपीपी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, जो कि फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही वाइटल होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक एंड आयरन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। सेकेंड, यहाँ पर ना तो सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होती है और ना ही बेसिक इन नेचर होती है, तो ये एक बहुत बढ़िया क्लाइमेट बन जाता है फसलों के लिए। दूसरी बात यहाँ पर इसमें नहीं लिखा है, मैं वैसे बता रहा हूँ, जो आपके फ्रूट्स वाले पेड़ होते हैं, ऐसा कोई फ्रूट्स का पेड़ नहीं है जिसको बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट चाहिए हो। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वाटर कंटेंट नहीं चाहिए हो। तो यहाँ पर जो मीडियम लेवल होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से यहाँ पर ना स्लोपिंग टेरेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्लोपिंग टेरेन होता है, जिसे हम टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इरोजन जो होता है सबसे कम होता है। यहाँ पर मिट्टी जाती नहीं है, ठीक है ना, तो मिट्टी होल्ड रहती है एक जगह। लास्ट, जो कूल क्लाइमेट होता है वो फल को उगने में काम देता है। जो कूल क्लाइमेट होता है वो फल को उगने में मदद करता है। वहीं जब यही पहाड़ों का टेम्परेचर वार्म होता है तो फल पकने में, जैसे हम राइपनिंग कहते हैं, उसमें मदद करता है। तो ये चार फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बहुत मिलता है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी डाले तो जिंक एंड आयरन की क्वांटिटी भी सफिशिएंट है, जो फ्रूट्स की क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच ना तो ज्यादा एसिडिक है ना ही ज्यादा बेसिक है। स्लोपिंग टेरेन की वजह से इरोजन नहीं होता है, मिट्टी भागती नहीं है, पानी होल्ड रहता है एक ही जगह, ठीक है। लास्ट, बढ़िया क्लाइमेट है। जब सर्दियों का मौसम होता है तो फ्रूट उगने का काम करता है, और जब
पूरी तरह से फल पकने की तैयारी में होता है तो वार्म टेम्परेचर में राइपनिंग का काम कर जाता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि पहाड़ी इलाके की सॉइल बहुत बढ़िया होती है। अब एक आखिरी आता है स्नोफील्ड। देखो अगर एक बात समझो, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर अगर बर्फ आ गई तो कुछ उगेगा क्या? नहीं उगेगा। स्नोफील्ड में कुछ नहीं उगता, स्नोफील्ड में कुछ नहीं उगता एक्सेप्ट एक चीज, इसे हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्री। क्या कहते हैं? कॉनिफेरस ट्री। ठीक है, कॉनिफेरस ट्री जो होता है उसका एक फल होता है फ्रूट, उसको हम कहते हैं एल्पाइन। क्लियर है? वो बस उगता है, इसके अलावा कुछ नहीं उगता है। क्लियर है? ये होता है कॉनिफेरस ट्री और स्नोफील्ड की कहानी। यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ चुकी, बहुत डिटेल में बताया। आपके लिए मैंने एक समरी टेबल बनाई है, ये वाली टेबल है, इसे आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लोकेशन, स्टेट और कौन सी चीज रिच और मॉडरेट है वो लिखी हुई है, ये एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है ना? और यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली लिखी भी है कि कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है, जिससे आप इसे याद कर सके। अच्छा, एक दो बातें और, जैसे ब्लैक सॉइल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रिवर सॉइल है। ठीक है, एल्वियल सॉइल जब बहुत बेसिक इन नेचर हो जाती है तो हम उसे ऊसर सॉइल कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। और जो मार्शी सॉइल है उसे पीटी सॉइल भी कहा जाता है, ये भी पता होगा। और जो सराइन वाली जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है उसे हम एल्कलाइन सॉइल कहते हैं, ये भी आई होप आपको पता होगा। ठीक है ना? ये बातें होती हैं। और एक चीज है जो आपको और जाननी है वो है सॉइल नेचर, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन में। ठीक है ना? अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि यार इंडिया में सॉइल कैसी मिलती है, ठीक है ना, वो हमने सारी पढ़ ली थी। बट अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसी मिलती है, इंटरनेशनल पे क्लासीफाई कैसे करा गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लासीफाई करने वाली जो बॉडी उसका नाम है यूएसडीए, अभी उसके बारे में बात करेंगे। उससे जब क्लासिफिकेशन किया तो रॉक्स को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो कह दिया पेरेंट रॉक, कि जो पेरेंट रॉक से मिलके बनती है, इसका डिपेंडेंसी पेरेंट रॉक पे होती है, कहां पर वो बनी है, कौन सी रॉक से बनी है, तो एक तो उस पर डिफाइन कर दिया। दूसरा केमिकल कंपोजिशन, उस रॉक के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं उस पर डिफाइन कर दिया। नाउ अब जरा देखो, जब उसने बोला कि मैं पेरेंट रॉक पे बात कर रहा हूं तो आप नोटिस करोगे उसने उसे कहा अजोनल, इंट्राजोनल एंड जोनल। 3 नाम दिए, दोबारा बोल रहा हूं, अजोनल, इंट्राजोनल एंड जोनल। अजोनल सॉइल वो वाली सॉइल हुई जो बहुत ही ज्यादा यंग है, जो कि वॉल्केनिक लावा से मिलकर बनी हुई होती है, उसे हमने कहा अजोनल सॉइल। ठीक है, अगर आपने रॉक चैप्टर पढ़ाया तो मैंने उसमें लूजिस सॉइल भी पढ़ाया था, जो कि इसी नेचर में होती है, अजोनल सॉइल। तो याद रखना, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, तो जो भी वॉल्केनो से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, वॉल्केनो के लावा से बनी हुई होती है, उसे हम कहते हैं अजोनल सॉइल। ठीक, अब आते हैं इंट्राजोनल सॉइल। इंट्राजोनल सॉइल क्या होती है? इसकी खास बात क्या होती है? इसमें ना सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और हाई वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो जिसमें नमक बहुत ज्यादा हो, नमक क्या कह लो, नमकीन पानी फॉर्मेट में बहुत ज्यादा हो सॉइल के अंदर, ठीक है ना, सॉइल के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं इंट्राजोनल सॉइल। फिर तीसरा आता है जोनल सॉइल। जोनल सॉइल क्या कहता है कि ये वाली जो टाइप की सॉइल होती है ना, ये सबसे ज्यादा क्लाइमेट के द्वारा बनाई हुई होती है। मतलब इस रॉक पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट का अटैक होता है, मतलब सनलाइट का भी होता है, रेन का भी होता है, एयर का भी होता है, बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ता है। और ये वाली जो सॉइल मिलती है आपको इक्वेटर पे मिलती है। कहाँ मिलती है? इक्वेटर पे मेजरली, और इसे हम कहते हैं जोनल सॉइल। ठीक है, चलिए अब ये अगर आपको नाम ज्यादा परेशान कर रहे हैं यार ये क्या सब लिखा हुआ है, तो 2 मिनट बाद में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है, 3 टाइप की सॉइल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट रॉक, अजोनल, इंट्राजोनल, जोनल। अजोनल वॉल्केनिक एरिया में, इंट्राजोनल वहां जहां पर सॉल्ट बहुत मिलता है समुद्री इलाके के आसपास, ठीक है ना, और जोनल सॉइल वो वाली हो गई जहां पर इक्वेटर का रीजन होता है, जहां बारिश रेन वेन बहुत ज्यादा होती है, सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर होता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन पे। तो केमिकल कंपोजिशन पे उसने सॉइल को 2 हिस्सों में बांटा, पेडल्फर सॉइल और दूसरा पेडोकल सॉइल। पेडल्फर जो सॉइल होती है वो रिच होती है एल्यूमिनियम एंड आयरन में, और पेडोकल जो सॉइल होती है वो रिच होती है कैल्शियम के अंदर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर, बिल्कुल आ गई है। नाउ अब जरा हम आगे चलते हैं। जरा अब हमें जरा समझना पड़ेगा जो सॉइल होती है वो डेवलप्ड और मतलब ऐसा नहीं होता कि हर सॉइल एक जैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी सॉइल की लेयर की बात करूं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, नजर एकदम स्क्रीन पे, सॉइल की लेयर की बात करूं तो सॉइल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। पर एक बात बताओ, जो समुद्र के पास, सी के पास सॉइल है, क्या वो इतनी ही नीचे से स्ट्रांग होगी जितनी की जो हमारे यूपी बिहार में होती है सॉइल की लेयर्स? नहीं सर, जो समुद्र के पास की लेयर होती है वो तो बहुत ही मतलब नाजुक सी होती है, हल्का सा पानी आया बह जाती है ना।
वहीं ये वाली जो सॉइल होती है सर काफी हार्ड होती है, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो एग्जैक्टली आप डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती हैं, इसलिए आपको समझना होता है। देखिए अब सबसे जो कमजोर सॉइल होती है उसे हम कहते हैं एंटी सोल। क्या नाम रखा है हमने? एंटी सोल। और जो बहुत टाइम तक एनवायरमेंट में रही होती है, इस पे सन, रेन, एयर सबका इफेक्ट बहुत बुरी तरह से हो चुका होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीसोल। ठीक है ना, ये उसके बीच के टाइम है जब सॉइल डेवलप हो रही है। अब जरा समझते हैं क्या क्या है। सॉइल को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले कहा लीस्ट डेवलप सॉइल। लीस्ट डेवलप सॉइल में हमारे कौन कौन से सॉइल आ रहे हैं देखो आप, क्या है? एंटीसोल, हिस्टोसोल एंड एंडीसोल। ठीक है ना, ये 3 आपके है। और एक और आया आपका गलियोसोल। गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ, गलियोसोल आ गया। ये आपके 3 क्या है? ये 3 आपके लीस्ट डेवलप सॉइल है। पर एक बार नोटिस करो, स्क्रीन पे देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इन सभी सोल के पीछे, सॉइल के पीछे क्या वर्ड आ रहा है? सोल वर्ड आ रहा है पीछे। ध्यान से देखो क्या आ रहा है? सोल वर्ड आ रहा है। और देखो इसी पे क्वेश्चन आ गया था, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या आया था कि बताइए एंटीसोल, हिस्टोसोल, गेओसोल, आर्डियोसोल, एल्फीसोल ये सब क्या है? ए कॉपर है, बी ये आयरन है, सी ये सॉइल है, या डी ये मिनरल्स हैं किसी टाइप के। तो इसमें आंसर क्या था? सॉइल। अगर आपको सभी के नाम भी नहीं पता और आपको पीछे पता होता पीछे सोल वर्ड लगा है, और सोल मतलब क्या होता है? सॉइल, तो आपको क्लियर होता। ठीक है ना। तो चलो अब हमने पहली बात करी, जो लीस्ट डेवलप सॉइल होती है वो कौन सी होती है? वो ये वाली होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, ये वाली। ठीक है, ये 4 की होती है लीस्ट डेवलप सॉइल होती है। अब आती है डेवलप सॉइल की बात। और डेवलप कह रहा हूं मॉडरेट, बीच की होती है इंसेप्टी सॉइल एंड एंडी सॉइल। कौन कौन सी होती है? इंसेप्टी सॉइल एंड एंडी। कहांगे भी चलिए देखिए जरा, यहां पर आपकी लीस्ट डेवलप में हुई एंटी सॉइल, हिस्टोसॉइल, एंडी सॉइल एंड गैलियोसॉइल। और अगर मैं लीस्ट मॉडरेटली डेवलप की बात करूं तो आपकी आती है इंसेप्टी सॉइल एंड आरडी सॉइल। ठीक है ना, ध्यान रखना जो मॉडरेटली डेवलप सॉइल होती है उसमें आती है इंसेप्टी सॉइल एंड आरडी सॉइल। ठीक, नाउ जरा हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद आती है डेवलप सॉइल। डेवलप सॉइल की अगर आप कहानी देखो तो आपको देखने को पड़ेगा स्पोडोसोल, एल्फीजोल, अल्टीजोल, ऑक्सीसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल। अब ये सारे सोल आपको याद ऐसे रखने, ध्यान रखो। इन सब की खास बात क्या होती है? कहीं ना कहीं इसमें सॉइल ऑक्सीडाइज हो चुकी थी। चेक करो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितनी ज्यादा डेवलप सॉइल होगी उसमें उतना ऑक्साइड लिखा होगा कि ऑक्सीडाइज हो चुकी है वो। तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा सॉइल ऑक्सीडाइज हो चुकी होती है वो और डेवलप में आती है। तो उसमें वर्टिसोल, एल्फीसोल, मोलिसोल, स्पोडियोसोल, अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल ये सब किस में आती है? डेवलप सॉइल में। ध्यान रखने की बात, एक बार आप लिख लो इसे। अच्छा, इसमें एक करेक्शन है, शायद आपने नोटिस कर लिया होगा। ये जो एरिडीसोल है ये तो यहां लिखा होना चाहिए था, और जो एंडीसोल है वो यहां लिखा होना चाहिए था। दोबारा मैं बता दे रहा हूं, देखो यहां पर टाइम लगेगा। तो एरिडीसोल तो पहले आपको ये दिखाता हूं। एंडीसोल देखो, एंडीसोल जो है ना वो यहां पर है, वॉल्केनिक वाली। नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एक बार प्लीज आप देख लो। मैं इसे आपकी पीपीटी में तो करेक्शन करके नोट्स में आपको दे दूंगा, बट प्लीज आप इसे ध्यान से देख लो। एंटीसोल, हिस्टोसोल और एंडीसोल ये किस में? आपकी लीस्ट डेवलप में। और यहां से आपकी गैलिसोल भी लीस्ट डेवलप में। फिर इंसेप्टीसोल और आर्डिसोल ये किसमें? मॉडरेटली डेवलप्ड। और उसके बाद जितने भी है वर्टिसोल, एल्फीसोल, मोलिसोल, अल्टीसोल, स्पोडिसोल ये सब की सब किसमें? हाईली डेवलप सॉइल के अंदर। क्लियर है? ध्यान रखना। चलो यहां तक की बात होगी। कंफ्यूज मत हो, परेशान मत हो कि यार ये क्या आ गया, वो क्या आ गया। कुछ नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि एक यूएसडीए मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सॉइल का, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला ओरिजिन पे और दूसरा केमिकल कंपोजिशन पे। अब उसको हमने इसके डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग कि कितनी सॉइल कितनी मैच्योर है उसके अकॉर्डिंग बांट दिया। ठीक है, नाउ तीसरा देखिए जरा। अब क्या आता है कि ये जो सॉइल्स होती है इनकी कुछ फॉर्मेशन होती है। मतलब देखो आपको ये तो पता लग गया कि पत्थर टूटेगा तो सॉइल बनेगी, ये तो आपको समझ में आ गया। पत्थर टूटेगा तो सॉइल बनेगी, पर ये तो आपने समझा ही नहीं अभी तक कि जो सॉइल्स की लेयर होती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है ना, तो उसको बनने के कुछ प्रोसेस होते हैं। ये टोटल आपके प्रोसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोसेस होते हैं। तो समझना 10 प्रोसेस क्या होते हैं, ध्यान सुनना। नाउ पहला प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है?
ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब जब सॉइल ऊपर नीचे हो रही होती है, जब सॉइल ऊपर नीचे हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खेत को जोत दिया, तो जो ऊपर वाली सॉइल थी, जो ऊपर वाली सॉइल थी, अरे भैया क्या हो रहा बदतमीजी, जो ऊपर वाली सॉइल थी वो नीचे आ गई और जो नीचे वाली सॉइल थी वो ऊपर आ गई। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जब सॉइल की लेयर का ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा होता है। क्लियर है? अगला होता है एलिवेशन। एलिवेशन प्रोसेस क्या होता है कि मान लो ये सॉइल की लेयर है और यहाँ पर आपका वाटर न्यूट्रिएंट सब थे, ठीक है ना, वाटर न्यूट्रिएंट सब थे, और ये खिसक के नीचे जाने लगे। क्या करने लगे? खिसक के नीचे जाने लगे, मतलब ऊपर वाली लेयर से लोअर वाली लेयर पे नीचे जाने लगे, तो इसको हमने कहा एलिवेशन। क्लियर है? कैल्सिफिकेशन क्या होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल में जमा होने लगता है तब उसे कहते हैं कैल्सिफिकेशन। ठीक है ना? अब अगला होता है पोर्जुलेशन। पोर्जुलेशन क्या होता है? पोर्जुलेशन क्या होता है कि जब आपकी जो सॉइल होती है, जो आपकी सॉइल होती है उसमें, अभी को पोर्टजोल क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी यार ये थोड़ा आगे पीछे हो जाती है कभी स्लाइस। पोर्टजोल क्या होता है? जब किसी सॉइल का ना रंग उड़ जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं पोर्टजोल। अब पोर्टजोल होता कैसे है? पोर्टजोल होता है जैसे या कोई केमिकल सब्सटेंस एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, समझ लो, कोई एक केमिकल सब्सटेंस आके इकट्ठा हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लेयर है, ठीक है ना, और इस लेयर पे एसिड रेन आके इकट्ठी हो जाए किसी वजह से, तो एसिड रिएक्ट करेगा ना सॉइल के साथ, तो वो सॉइल का कलर उड़ा देता है। ठीक है ना? सेम वे कोई न्यूट्रिएंट था यहाँ पर, ध्यान सुनो मेरी बात, नजर एकदम स्क्रीन पे, कोई न्यूट्रिएंट था वो नीचे चला जाए, तो वो जो सॉइल के कलर किसी वजह से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेड सॉइल रेड होती है आयरन की वजह से। अब मान लो आयरन उस सॉइल में रहा ही नहीं, तो उसमें रेडिशनेस कैसे रहेगी? तो पोर्जुलेशन क्या होता है कि सॉइल का जो कलर होता है वो उड़ जाता है, उसे हम कहते हैं पोर्टजोल। ठीक है ना? पोर्जुलेशन। ठीक है ना? अगर आप देखोगे कलर उड़ने को ना, अगर आप थोड़ा गूगल सर्च करोगे तो ब्लीच लिखा होगा। जब कलर उड़ाया जाता है किसी भी चीज का तो उसे हम ब्लीच कहते हैं कि ब्लीच हो गया है वो। ठीक है? चलो, ट्रांसलोकेशन क्या था? मूवमेंट की बात कर रहे थे। एलिवेशन क्या था? न्यूट्रिएंट्स आपके नीचे चले जाते हैं। कैल्सिफिकेशन में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने लगता है। और पोर्जुलेशन में जो सॉइल का कलर होता है वो उड़ जाता है। क्लियर है? अब आती ग्लेइंग। ग्लेइंग क्या होता है? सॉइल का कलर ग्रे रंग का हो जाता है। ग्रे क्यों हो जाता है? जो वहां पर ऑक्सीजन होती है ना वो गायब हो जाती है वहां से, उसे हम कहते हैं ग्लेइंग। अगला होता है लीचिंग। लीचिंग मैं आपको अभी बता चुका हूं, अगर आपको याद हो, जब आपके न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं उसे हम लीचिंग कहते हैं। बट खाली क्या न्यूट्रिएंट्स ही जाते हैं? नहीं, आपके ना वाटर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, मैं एक यहाँ पर सॉइल की लेयर मैंने ऐसे बनाई, ठीक है ना, ऐसे मैंने बनाई। अब यहां पर मैंने प्लांट उगाया, ठीक है, ये मैंने एक प्लांट उगाया ऐसे करके, मैंने प्लांट उगा दिया। अब प्लांट उगाने के बाद इसको क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। मैं कहता हूं जो पानी था, जो यहां पर सरफेस वाला पानी था, वो नीचे तो आ गया, बट ये और खिसक गया, मतलब इधर की तरफ आ गया और नीचे आ गया। तो जब पानी और नीचे खिसक जाएगा तो भैया क्या इसको, इसकी रूट्स को पानी मिल पाएगा? नहीं। तो जब पानी रूट्स को मिला ही नहीं तो पानी की सबसे ज्यादा कहाँ हो गया? इस वाले एरिया में। क्लियर है? तो पानी जब सबसे ज्यादा इधर हो गया तो हमने उसे क्या कहा? लीचिंग। कोई भी मिनरल, न्यूट्रिएंट्स या वाटर नीचे आ जाते हैं खिसक के तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीचिंग। क्लियर है? और जब खाली ऊपर वाले, ध्यान सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल रहा हूं मैं। एलिवेशन क्या होता है? ऊपर वाली लेयर से नीचे आने को हम कहते हैं एलिवेशन। प्रोसेस का नाम है, ठीक है ना, प्रोसेस का नाम है ऊपर से नीचे। लीचिंग का मतलब है जो नीचे की तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है? आपका वाटर आ रहा है, आपका न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। क्लियर है भैया? अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन हो चुका हो कैरा वाला, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ठीक है ना? मान ले दो बंदे हैं, ठीक है ना, एक घर है ए, एक घर है बी, ठीक है ना। अब मैंने कहा तेरे घर से सामान यहां से उठ के यहां चला गया, ठीक है, और मैं उठने की बात छोड़, मैं कहता हूं चोरी हो गया। चोरी हो गया तो तेरे घर में क्या हुई? चोरी। तो जब तेरे घर में ऊपर से नीचे की तरफ हो गई तो हमने उसे कहा एलिवेशन। क्या कहा? एलिवेशन। क्लियर है? जो इसे लेकर गया, जो इसे लेकर गया उसको हमने कह दिया लीचिंग। जिस प्रोसेस से नीचे गया उसे हमने कहा लीचिंग। क्लियर है? नाउ अब इसमें लिखा है एलिवेशन। जब नीचे वाली लेयर पे न्यूट्रिएंट्स आकर रुक जाते हैं, भाई ऊपर से नीचे आ गए और यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, तो हमने इसे कहा एलिवेशन। क्लियर हुआ? जब ऊपर से नीचे गया तो हमने कहा इसे एलिवेशन। इस प्रोसेस को करने वाले को कि भैया ऊपर से नीचे जा रहा है उसे हमने कहा लीचिंग। और जब नीचे इकट्ठे हो गए तो हमने कहा उसे एलिवेशन। ये तीनों बातें भैया क्लियर होनी चाहिए,
एग्जाम में सवाल आया, अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं तो यहाँ पर होगा भी। ये बताओ, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ फाइनल पार्टिकल लाइक क्ले आर वॉश्ड ऑन फ्रॉम द टॉप सॉइल। ठीक है ना, वो कह रहा है कि ऊपर वाली लेयर से जो आपके फाइनल पार्टिकल थे वो जा चुके हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो भैया उसको कहेंगे इल्यूवेशन। क्लियर है, ऊपर वाली लेयर से जा चुके हैं तो हम उसे कहते हैं इल्यूवेशन। याद आ रहा है ऊपर से नीचे जाने वाले प्रोसेस को? बिल्कुल, ठीक है ना, ये आपका इल्यूवेशन। यही था भैया सवाल, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। ठीक है, चलिए यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या बात कर ली है। हाँ, अब हम आते हैं सेलिनाइजेशन पे। सेलिनाइजेशन क्या होता है? जब सॉल्ट कंटेंट जमा होने लगता है सॉइल की लेयर्स में तो हम उसे कहते हैं सेलिनाइजेशन। ठीक है, जब आपका ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड लीफ, डेड एनिमल जाके सॉइल में मिक्स होने लगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक चेंजेस। ठीक, अब आता है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन क्या होता है? जब सॉइल अपना सिलिका कंटेंट लूज कर देता है। दोबारा बोल रहा हूं, जब सॉइल अपना सिलिका कंटेंट लूज कर देता है तो हम उसको डिसैलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये आपके लिए मैंने लिख दिया है, इससे आप बहुत डिटेल में समझ सके, एक बार पढ़ और लीजिएगा। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई है। अब यहां से हम जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आती है यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में आपकी सॉइल को ना तीन हिस्सों में बांटा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मैं दो चीजों की बात करता हूं, कलर और टेक्सचर। जो कलर होता है सॉइल का, कहीं ना कहीं जो उसकी पेरेंट रॉक होती है उस पर डिपेंडेंट होता है। क्लियर है, उसकी पेरेंट रॉक पे डिपेंड होता है। अब पेरेंट रॉक में ना कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी रॉक में आयरन है तो उसका कलर रेड, येलो या ब्राउन होगा। क्लियर है, डिपेंड कि आयरन का कंटेंट कितना है। अगर मान लो उसमें डेड डिके एनिमल्स का ह्यूमस बहुत ज्यादा बना हुआ है तो उसका जो सॉइल का कलर होगा ब्लैक डार्क ब्राउन होगा। क्लियर है, बात ध्यान समझना। अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई है तो ब्लैक डार्क ब्राउन होगा। ठीक है, अब ये जो चीजें थी मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल बननी होती है वो इन तीन चीजों से मिलकर हुई होती है, सैंडी, क्लेई एंड लूमी। तो आई थिंक ये पढ़ाने में कोई मतलब बड़ी बात नहीं, 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। नाउ अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल, सॉइल एसिडिक, सॉइल बेसिक। ठीक है, अब सॉइल एसिडिक कब होती है? ठीक है ना, सॉइल एसिडिक तब होती है जब वो ह्यूमिड रीजन में होती है। ठीक है ना, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां पर आपको जो पीएच होता है वो लो होता है, 1, 2, 3 ऐसा होता है। ठीक है, याद रखना उस वक्त उसमें जो लाइम कंटेंट होता है काफी कम होता है। क्या होता है? लाइम कंटेंट काफी कम होता है। वहीं जो आपकी बेसिक सॉइल होती है वो वहां मिलती है जहां पर रीजन एकदम सूख गया होता है, जैसे डेजर्ट वाला। वहां पर आपका लाइम कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है और पीएच भी हाई होता है, 7, 8 ऐसा आपका पीएच होता है। क्लियर है, अब लास्ट आती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जब भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो लैब की रेफरेंस में करेंगे कि जो भी टेस्ट करे गए हैं वो लैब में करें। पहला है रेस्पिरेशन रेट। आपको मैंने बताया था जो सॉइल होती है उसमें एयर आती है, एयर जाती है। ठीक है ना, तो उस रेस्पिरेशन रेट को हम कहते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं रेस्पिरेशन रेट को। ठीक है ना, इसमें क्या कर दिया इसने? CO2 इवोल्यूशन अंडर द लैब एंड फील्ड कंडीशन। तो यहाँ पर CO2 कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरा है पोटेंशियल एनसी मिनरलाइजेशन। एनसी मिनरलाइजेशन क्या होता है? नाइट्रोजन एंड कार्बन, कि नाइट्रोजन एंड कार्बन एज अ मिनरल सॉइल में कितना है वो बात करता है यहाँ पर। अब आता है अर्थवॉर्म डेंसिटी। अगर यहाँ पर अर्थवॉर्म होंगे ही नहीं तो यहाँ पर ना सॉइल में छेद नहीं बनेंगे, समझ रहे मेरी बात? तो एयर पास नहीं हो पाएगी। तो अर्थवॉर्म कितने हैं एक सॉइल के अंदर? जितने ज्यादा अर्थवॉर्म होंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। अब आता है बैक्टीरियल बायोमास। ठीक है, बायोमास क्या? कितनी मतलब ऑर्गेनिक मैटर थे, लीव्स था या आपका ह्यूमस था, कुछ भी था, वो सड़ गल के सॉइल में कितना है, कितना परसेंटेज है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल बायोमास। ठीक है, लास्ट है बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे सड़ाने गलाने के लिए उतनी बढ़िया सॉइल होगी। दोबारा बोल रहा हूं, जितने सड़ाने गलाने के लिए बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में उतनी ज्यादा बढ़िया होगी। तो जरा एक बार दोबारा देख लें, अगर हम सॉइल की प्रॉपर्टी की बात करें तो 3 चीजों पर डिपेंडेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में हमने बात करी कलर एंड टेक्सचर की, केमिकल प्रॉपर्टी में बात करी हमने एसिडिक एंड एल्कलाइन की, और बायोलॉजिकल पार्टी में बात की रेस्पिरेशन की, नाइट्रोजन कार्बन की, अर्थवॉर्म की, बैक्टीरिया की और उसकी बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी की। क्लियर है? आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना, ये वाली कहानी हम पढ़ चुके हैं, केमिकल कंपोजिशन वाली। इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है मैंने। अरे अटक गई क्या? हाँ जी। नाउ अब जरा आपको समझना है, जब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल कर रहे होते हैं तो आपको याद होगा मैंने बताया था जो पेडल फॉर सॉइल होती है
जो आपकी पेडल्फर सॉइल होती है वो एल्यूमिनियम एंड आयरन रिच होती है। याद आ रहा है? बिल्कुल सही याद आ रहा है। और जो पेडोकल सॉइल है वो कैल्शियम रिच होती है। क्या याद आ रही है? यहां से बिल्कुल बात याद आ रही है। नाउ अब आपको इसमें कुछ कहानी समझनी है। क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसमें भी एल्यूमिनियम आयरन रिच सॉइल होती है, सारे याद नहीं करने हैं, बहुत ध्यान सुन लो, समझो लॉजिक। जिसमें भी एल्यूमिनियम आयरन सबसे ज्यादा होता है उसमें लिखो लास्ट में वर्ड पोडोजोल आ रखा है। क्या रखा है? पोडोजोल आ रखा है। दिख रहा है आपको? नाउ अब एक और बात समझते हैं। पोडोजोल, जो एक्चुअल पोडोजोल होती है वो बहुत ठंडे क्लाइमेट पे मिलती है। क्या कह रहा हूं मैं? बहुत ही ठंडे क्लाइमेट पे मिलती है, जहां पर बर्फ बर्फ जमी हुई है। ठीक है, प्लांट का नामो निशान नहीं है वहां पर, वो कहती है पोडोजोल। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे ये वाली जो सॉइल होगी बहुत फर्टाइल हो जाती है। और पेडल फर में सबसे जो मतलब बहुत ही सुनने वाली सॉइल है, प्रसिद्ध फेमस, वो है लेटराइट सॉइल। कौन सी है? लेटराइट सॉइल। क्या खास बात है? इक्वेटर पे मिलती है, हाई टेम्परेचर उस सीजन में होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, आयरन एल्यूमिनियम भर भर के होता है उसमें। क्लियर है? ये होती है पेडल्फर सॉइल के अंदर। तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है भाई पोर्टजोल से तो सब पकड़ लेंगे कि जितनी भी पोर्टजोल है वो सब क्या है? पेडल्फर सॉइल। पूछते हैं क्या लेटराइट सॉइल पेडल्फर सॉइल है? हाँ, क्यों? एक तो एल्यूमिनियम आयरन है इसमें, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल की बात करें तो वो लेटराइट सॉइल है। ठीक है ना। दूसरा नाम जो पूछा जाता है वो है टेरा रोजा। देख रहे हो आप यहाँ पर? टेरा रोजा भी आपका यही है। डायरेक्ट नाम ना पूछ के इसका दूसरा नाम पूछ लिया, टेरा रोजा। लाल रंग की सॉइल होती है, ठीक है ना, टेरा रोजा होती है। ठीक, चलिए अब आते हैं यहाँ पर पेडोकोल सॉइल। ध्यान सुनना, पेडोकोल सॉइल जो होती है वो वार्म टेम्परेचर में मिलती है। ठीक है ना, ठीक ठाक जहां टेम्परेचर होता है वहां पर ही आपको मिल जाती है। नाउ अब यहां पर खेल थोड़ा उल्टा है, बहुत ध्यान सुनना। यहां पर आपके फर्टाइल जोन से है ये, और नीचे जब जा रहे हो तो ये नॉन फर्टाइल में हो जाएगी। ठीक है ना, नॉन फर्टाइल में। ये भी आप कह सकते हो यहां पर ह्यूमस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसमें आपको लो ह्यूमस देखने को मिलेगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। नाउ अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर आप इसको ध्यान से देख लो, सर ये वाली तीनों मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, नहीं समझ में आया। देखो सर, यहां पर लिखा है हाई ह्यूमस, नीचे आते आगे लेस ह्यूमस, और इसमें आते हो गया रिच ह्यूमस। बात ध्यान समझना। देखो ये एक्चुअली क्या था, इन दोनों को ना कोलैब कर दो, इन दोनों को एक ही मानो। कैसे? मैं बताता हूं। अगर आप देखोगे इस सॉइल का नाम है चेरोंजियम। क्या लिखा है? चेरोंजियम। और चेस्टनट वाली सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ड्राया चेरोंजियम। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। चेरोंजियम क्या है? एक सॉइल है, और उसका जो ड्रायर वर्जन उसे कहते हैं ड्राया चेरोंजियम। क्लियर है? रीजन क्यों है कि दोनों को एक ही नाम दिया गया है? बिकॉज ऑफ देयर कलर। इनका कलर सिमिलर होता है काफी, ये ब्लैक होता है, ये डार्क ब्राउन होता है। इस कलर इस वजह से यहां पर जो इसको दिया है वो एक ही नाम दे दिया है। अब इसकी तरफ नीचे की तरफ देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हाईली फर्टाइल, और यहां पर आ जाते हैं लोअर फर्टाइल। क्लियर है? तो याद रखना कुछ नाम है। अब जैसे इसमें तो आपके ना सारे नाम सेम नहीं है, इसमें तो बड़ा क्लियर था, सारे के सारे पोर्टजोल थे। यहाँ पर पोर्टजोल नहीं है। पहला है ब्राउनर, चेरोंजियम, चेस्टनट, ड्राया सॉइल, सेरोंजियम और रेड डेजर्ट सॉइल। क्लियर है? अगर इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहते हो तो देख लो, जिसमें जमजम आ रहा हो, जमजम जमजम, तो वो आपकी क्या है? पेडोकल सॉइल है। याद रखना इस बात को। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात। नाउ अच्छा, एक बात और, सिंपल सी बात है वैसे। मुझे बताओ, अगर मेरे को पेडोकल सॉइल को काउंट करना है तो मैं उसे कैसे काउंट करूं? मतलब हाईली बेसिक काउंट करूं, हाईली एसिडिक काउंट करूं, कैसे काउंट करूं? जी बिल्कुल, आप इसे हाईली बेसिक में आप इसे काउंट करो। ठीक है, हॉट डेजर्ट बेसिक पीएच लेवल 8 से ऊपर होता है। क्लियर है? ध्यान रखना इसे। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं गलत तो नहीं बोल गया? नहीं 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 नहीं, गलत बोल गया मैं, ये बेसिक नेचर में नहीं हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डेजर्ट वाली है ना। एक सेकंड यार, मैं कंफ्यूज हो गया, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं जरा। मामला गड़बड़ हो गया ना, तुम लोग मेरी जान खा जाओगे सर, क्या क्या बोलते रहते हो तुम। हाँ 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 हाँ, सही बोला मैंने, स्मार्ट आदमी हूँ यार, ऐसी बात थोड़ी ना, सही पढ़ाया था मैंने। देखो मैंने कैसे चेक किया बता दो, तो मैंने यहाँ से मैंने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना आपको। अब तो डेजर्ट वाली सॉइल क्या होती है? हाई पीएच वाली होती है। सही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो भैया ये ध्यान रखना कि जितनी भी आपकी वाली सॉइल्स होती हैं पेडोकल सॉइल, इनका पीएच लेवल हाई होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई। नाउ अब आते हैं जरा यूएसडीए सॉइल ऑर्डर में। यूएसडीए क्या कहता है? यूएसडीए कहता है कि देखो भैया, अपनी औकात है और अपनी औकात की वैल्यू है, समझो। वो कहता है कि जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है
उसमें हम 3 सॉइल को काउंट करते हैं वर्ल्ड वाइड, एल्फी सोल, मॉली सोल एंड एंडी सोल। और अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, एक मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, कहाँ गया चार्ट, कहाँ गया बे, चार्ट गायब हो गया बे, चार्ट होना चाहिए यहाँ पर कहीं। कहाँ मिल गया चार्ट, चार्ट गायब हो गया यार, होना तो चाहिए, तो लगाया तो था मैंने यार, एक मिनट में भी आपको दिखाता हूँ। जो लगाया था यार मैंने, तुम्हारे पढ़ाने के लिए तो लगाया ही था मैंने, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा साला। ये देखो, आपका देखो एल्फी सोल जो आपको मिलता है ना, ध्यान से देखो, अबे आजा बे, हाँ देखो एल्फी सोल कहाँ मिला है, फर्टाइल सॉइल है ना, इंडिया में मिल रही है, ठीक है ना। और जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल, वो हमारे इंडिया में नहीं मिलती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपकी एल्फी सोल आपके इंडिया में मिलती है। अगर इंडिया में मिलने वाली बात करें तो एक और सॉइल काउंट कर लो, वो है वर्टिसोल, ये भी इंडिया में बहुत ज्यादा मिलती है आप, ठीक है ना। तो 3 सॉइल है जो आपको बहुत ज्यादा मिलती है ना। अब जरा इसको दोबारा से देखते हैं भैया, क्या क्या मैं बात कर रहा था, आजा भैया आजा। हाँ जी, तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल में जो हमने काउंट किया वो था एल्फीसोल, मॉलिसोल और एंडीसोल। यंग सॉइल में काउंट किया एंटीसोल और इंसेप्टिसोल को, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर आना शुरू होता है, ठीक है ना, शुरू होता है, उसको हमने कहा हिस्टोसोल, ठीक है ना, और इसमें काफी ज्यादा होता है। फिर नीचे आते आते थोड़ा कम हो जाता है, जैसे ड्राई सोल होती है आर्डिसोल एंड वर्टिसोल, ठीक है। उसके बाद कोल्ड सॉइल में आता है गैलीसोल एंड स्पॉडिसोल, ठीक है ना। और लास्ट से जो सॉइल बड़ी तड़पाई हुई होती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो निपट चुकी होती है, पूरी तरह से खराब हो चुकी है, वो है ऑक्सीसोल एंड उल्टीसोल, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है। और इंडिया में मिलने वाली सॉइल कौन कौन सी है आपकी, आपकी एल्फीसोल आपकी बहुत मिलती है, आपको वर्टिसोल आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, यहां तक की बात हो गई, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, वैसे इसमें आंसर लिखा हुआ है यार, आंसर नहीं लिखा होता ना तो मजा आता, तुमने देख लिया होगा आराम। चलो देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज फॉर्म ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड कंसंट्रेशन। आयरन ऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से कौन सी सॉइल बनती है, ठीक है ना, तो वो है ऑक्सीसोल। बड़ा ही सिंपल था, ठीक है ना, ये पूछा भी बहुत जाता है ना। अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, देखो सॉइल कंजर्वेशन तरीका होता है कि सॉइल में इरोजन ना हो, पेड़ खराब ना हो, पौधे खराब ना हो। पहला इसमें प्रोसेस होता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि एक शीट लेयर लगा देते हैं। शीट लेयर से क्या होता है, एक तो जो आसपास की घास फूस होती है वो उगती नहीं है, नंबर 1, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि अगर घास फूस नहीं उग रही है तो यहाँ पर ना सॉइल इरोजन नहीं होता है, मिट्टी को ना पकड़ लिया हमने, इंसानों द्वारा एक शीट बिछा दी जिससे सॉइल भागे ना। दूसरा होता है काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर क्या होता है कि आप ना पत्थर लगा देते हैं, पत्थर मिट्टी लगा देते हैं, जिससे ना एक बैरियर बन जाता है कि सॉइल ना नीचे खिसक के नहीं आएगी, ठीक है ना। एक होता है रॉक डैम। रॉक डैम उस जगह लगाया जाता है जहां पर पानी का फ्लो स्लो करना हो। मान लो खेतों में तुमने ट्यूबवेल खोल दिया और ट्यूबवेल का पानी बहुत तेज आ रहा है, अब अगर बहुत तेज पानी आ रहा है तो पूरे पौधों को खराब कर देगा, तो इसलिए लगाया जाता है रॉक डैम। अगर पानी रुक रुक के आएगा, रुक रुक के आएगा, तो वो धीरे धीरे पहुंचेगा। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसे ना नालियां बना देते हैं कि जब भी पानी जाए तो रुक के थोड़ा जाए, स्पीड ना हो ज्यादा, स्लोली पहुंचे वहां पर। अब आती है टेरेस फार्मिंग। आई एम श्योर आपने टेरेस फार्मिंग देखी होगी। सीढ़ीनुमा फार्मिंग होती है जो आप माउंटेन्स पे देखते हैं, जिससे आपका सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि एक क्रॉप यहां पर लगाई और दूसरी क्रॉप इसके बगल में लगा दी, ठीक है ना, अगल बगल में 2 क्रॉप लगा दी। आप ऐसा क्यों लगाते हैं, मान लो ये वाली क्रॉप जल्दी से ग्रो हो सकती है, ये वाली क्रॉप जल्दी से ग्रो हो सकती है, और मान लो पानी का बहाव बहुत तेजी से है, मिट्टी उड़नी चाहिए, तो मिट्टी को रोकेगा कौन, ये वाली क्रॉप। जो बहुत तेजी से ग्रो हो चुकी है वो वाली क्रॉप रोक लेगी। तो इंटरक्रॉपिंग होती है सॉइल को रोकने के लिए, ठीक है ना, अल्टरनेट बनाया जाता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं आगे, अब आता है काउंटर प्लोइंग। अब देखो काउंटर प्लोइंग क्या होता है, यहां पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है कि नेचुरल बैरियर बनाए जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर तो आपने उगा दिए पेड़ पौधे और यहां पर ना खेत जोत दिया, मतलब यहां पर ऐसे डीपनेस दे दी आपने, नाली सी बना दी, तो क्या हुआ है, काउंटर फ्लोइंग होगी कि यहां पर जब भी आएगा तो कुछ यहां पर आके स्टॉप हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम काउंटर फ्लोइंग, ठीक है, रिड्यूस वाटर फ्लो होता है। अब आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि मान लो आपने फसलें उगाई, ठीक, अब मान लो फसलों में बीज भी उड़ सकते हैं, फसलों में मिट्टी भी उड़ सकती है, तो आपने क्या करा, पहले आम के,
अमरूद के, नींबू के बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। यहां पर ऐसे आपने पेड़ लगा दिए, लगाने के बाद क्या हो, खेती करनी स्टार्ट की आपने। तो अब जो हवाएं आएंगी इधर से, वो क्या करेंगी, वो रुक जाएंगी। ये पेड़ उन हवाओं को रोक देगा। तो ना मेरी बात, पेड़ इन हवाओं से हवाएं इन पेड़ों से रुक जाएंगी और यहां पर आप आराम से पेड़ पौधे आप उगा सकते हो। ठीक है ना। तो यहां पर ये आपका एक तरीका हो जाता है कि यहां पर आपके पेड़ उग गए आराम से, कि हवाओं को रोक दिया। अब इन प्लांट्स को इतनी दिक्कत नहीं होती, जितनी हवाएं चाहिए होती हैं तो रुक रुक के आते हो। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई है। चलो जी, खत्म जी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है ना। अब एक सिंपल सवाल है इसने कि महानदी और गोदावरी किस चीज में रिच होगी। अब यार अगर तुम ऐसे सोचोगे महानदी गोदावरी पता नहीं क्या होता है, पर सोचो क्या है, नदियां हैं। तो नदियों के पास कौन सी सॉइल रिच होती है? लॉजिक, एलुवियल सॉइल। सिंपल बात भाई, सिंपल बात आपको ध्यान रखनी है, एलुवियल सॉइल रिच होती है। एक बात और एलुवियल सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसे हम कहते हैं खादर, और जो एलुवियल सॉइल पुरानी हो जाती है उसे हम कह देते हैं भांगर। क्या कहते हैं? भांगर। ध्यान रखना ये बात भी आपको बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है एलुवियल सॉइल ऑफ इंडिया जनरली रिच इन। जो हिंदुस्तान की एलुवियल सॉइल होती है वो किसमें रिच होती है? ठीक है, अब ये आपको खुद बताना है, लॉजिक लगाओ। यहाँ पर आपका पोटैश होगा, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, मोर देन अबव होगा, क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका? देखिए यहाँ पर आपका आंसर है पोटैश। हमारी इस सॉइल में पोटैश बहुत ज्यादा होता है, लाइम कंटेंट भी अच्छा खासा होता है, लाइम कंटेंट भी अगर हम बात करें काफी अच्छा होता है आपका। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसे। चलो आगे चलते हैं जरा। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मैक्सिमम इंडिया? सबसे ज्यादा सॉइल हिंदुस्तान में कौन सी? इसका आंसर भी अगर आप ध्यान सोचो, एलुवियल सॉइल है। मैं आपको बताया था 43% हिंदुस्तान में एलुवियल सॉइल ही। ठीक है ना, आगे चलते हैं जरा। इसके बाद देखिए, विच सॉइल टाइप इज द हाईएस्ट हैविंग द फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी? फॉस्फोरस की अगर कमी आपकी किसी पौधे को पड़ रही है तो आपको कौन सी सॉइल लगानी चाहिए? अगेन इसका आंसर जो बैठेगा वो एलुवियल नहीं बैठेगा, बैठेगा आपका रेड सॉइल। रेड सॉइल में जो आपका फॉस्फोरस कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। नहीं यार इसमें ना कुछ गड़बड़ है, ये आंसर ना एलुवियल ही बैठेगा। ठीक है ना, आंसर शुड बी एलुवियल। एलुवियल में फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है, रेड सॉइल में तो आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये आंसर गलत दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये रेड सॉइल नहीं आएगा आंसर। ठीक है, ये तो लैक करता है होता, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, तो ये नहीं है। ठीक है ना, सॉरी। तो आंसर यहाँ पर क्या बैठेगा आपका? आपका बैठेगा यहाँ पर एलुवियल सॉइल। अगेन आंसर इज एलुवियल सॉइल। नाउ अगला जरा सवाल देखते हैं। ग्रेनाइट इज डैश टाइप ऑफ रॉक? ग्रेनाइट है वो किस टाइप की रॉक है? इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटल रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है? अगर आपने रॉक चैप्टर कराया तो आपको पता होगा, दिस इज अ इग्नियस रॉक, दिस इज अ इग्नियस रॉक। क्लियर है? चलो ये बात हो गई। अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डू द लेटराइट सॉइल डेवलप? कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिसमें लेटराइट सॉइल डेवलप होती है? अगर आप याद करो, हमने इसको करा था पेडल्फर में, करा था, याद आ रहा है? पेडल्फर में सबसे नीचे वाली जो होती थी, याद आ रहा है आपको? तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा वाला होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसमें, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है ना, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जहां ज्यादा बारिश होती है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए जरा, कह रहा है द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड। फेरिक ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा है। रेड सॉइल जो होती है रिच इन लाइम होता है, ह्यूमस होता है, पोटैश होता है। बिल्कुल गलत, तीनों में से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, दे आर पोरस एंड हैव अ फ्राइबल स्ट्रक्चर। देखो भैया, ये लाइन तो मैंने आपकी मान ली कि भैया 1 तो मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, अब मिट्टी क्योंकि हल्की फुल्की होती है, हो सकता है मैं ये भी मान लूं, पर भैया सेकंड तो बिल्कुल नहीं, तो सेकंड वाला काट दो भाई, ये नहीं है, ये नहीं है। अब अगर आप तुक्का मार के बताओ भैया आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका बैठेगा बी। ठीक है ना, अब अगर आपकी जो सॉइल होती है वो काफी पोरस होती है, अगर उसमें पानी डालोगे ना एकदम अंदर चला जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है ना, फ्राइबल स्ट्रक्चर क्या होता है कि भैया वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सॉइल उड़ती बहुत रहती है, लूज बहुत होती है, तो उसे हम कहते हैं फ्राइबल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेटराइट सॉइल फाइंड? ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर लेटराइट सॉइल मिलती है? तो पहले आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी स्टेट है सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आप बारिश वाला स्टेट पकड़ गए तो वहीं आपकी लेटराइट सॉइल होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो आपका ईस्टर्न घाट वाली जगह है उड़ीसा, वहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है। अगर आपका यहाँ पर वेस्टर्न साइड वाली जगह भी आपकी मेंशन होती कोई, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर इसमें वेस्टर्न साइड लिख दी होती जैसे आपका कर्नाटका वाला ये बेल्ट, ठीक है ना, और तो वहां पर आपका
ज्यादा अच्छा आंसर होता, लेफ्ट राइट साइड वहां बैठता। फिलहाल आपका जो आंसर बैठ रहा है वो आपका ईस्टर्न साइड बैठ रहा है आपका, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक मिनट यार, मैं पता है बोलते बोलते गड़बड़ कर गया। एक मिनट जरा मैं दोबारा बताता हूँ आंसर, एक मिनट दोबारा बताता हूँ। देखिए ये आपका जो इंडिया है ना, इसमें जो ये वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। और स्पेशली एक तो चेन्नई वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और दूसरा आपका ये चेन्नई उड़ीसा वाला बेल्ट, और ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट, यहाँ पर खूब बारिश होती है, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट दोनों में से कोई सा भी मेंशन कर रखा हो, वही आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका बैठ रहा है महाराष्ट्र, वो आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में आपका बैठता है। डी इज द राइट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन। रेड सॉइल जो होती है वो हमें नॉर्मली कहाँ मिलती है, ठीक है ना। ईस्टर्न रीजन ओनली, मतलब अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो ये हमें यहां पर मिलती है। चलिए तो लॉजिकली बैठ रहा। दूसरा है साउथर्न रीजन, यहां पर हमें देखने को मिलती है। दूसरा इसने कहा ईस्टर्न साउथर्न, मतलब ये वाला रीजन जो है यहां पर हमें देखने को मिलती है। ये डी इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। देखिए अगर आपको याद आ रहा हो तो ये आपको मिलती है इस वाले रीजन में कहीं ये, और इसने ना ये डेक्कन प्लेट्यू मेंशन कर दिया। चलो देखते हैं भैया आंसर क्या है। तो आंसर है सी भैया, यहाँ पर बिल्कुल सही, डेक्कन प्लेट्यू जहां पर लिखा हुआ है आपका, डेक्कन प्लेट्यू में आपका रेड सॉइल देखने को मिलती है। सो कह रहा है डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका ईस्टर्न वाला एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो भैया सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया तो यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।